हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे 25 से 50 तक क्वेश्चन जो पार्ट सी का 2023 दिसंबर सीएसआई नेट अर्थ साइंस का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? द रेन रेशियो इन द ओशन इज द रेशियो बिटवीन द डेज। रेन रेशियो, आपको ये याद रखना कि रेन रेशियो इज द रेशियो बिटवीन कैल्केरियस मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कार्बन एंड ऑर्गेनिक कार्बन के बीच में जो रेशियो होता है उसे बेसिकली रेन रेशियो बोला जाता है ओशनोग्राफी में। तो वो क्या डिफाइन करता है? वो बेसिकली जो बायोजियोकेमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द ओशन को डिफाइन करता है कि कैसा उसका केमिकल एनवायरनमेंट बिहेव करता है। उसी से उस सब हम ये रेन रेशियो से पता कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि रेन रेशियो जो होता है वो कैल्केरियस मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल के बीच में रेशियो को ही बताया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्टिव एंड ब्रेक साइकिल ऑफ द साउथ वेस्ट इंडियन मानसून आर कंसिडर्ड टू बी एन ऑसिलेशन ऑफ कितने डेज के? पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक्टिव एंड ब्रेक साइकिल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो लगभग जून से शुरू होता है। तो मानसून कैसे क्रिएट होता है? प्रेशर डिफरेंस के वजह से मानसूनल विंड फ्लो होता है और वो जो मॉइस्चर कंटेंट लेके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश करता है उससे ही हम मानसूनल रेनफॉल बोलते हैं। वो उस सीजन को हम मानसून सीजन बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जितने ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही सही से ये मानसून काम करेगा। ठीक है। अगर थोड़ा मान लो कि ये जो प्रेशर डिफरेंस कहीं ना कहीं घट गया, मतलब लेट सपोज जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बे ऑफ बंगाल से मानसून एंट्री करता है और जितना ज़्यादा अंदर तक घुसता है, कहीं एक ऐसा टाइम आता है कि वो जो प्रेशर डिफरेंस थोड़ा ब्रेक हो जाता है, मतलब थोड़ा वीक हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो ओशन से मॉइस्चर कंटेंट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और उस वो जो ब्रेक टाइम में उसे बोला जाता है ब्रेक मानसून। और उस टाइम में क्या होता है कि बारिश नहीं होता है। ठीक है। उस टाइम के लिए, थोड़ा सा टाइम के लिए मतलब फार्मर्स को ड्रॉट कंडीशन फेस करना होता है। एक्चुअली वो साल दर साल वेरी करता है, किस साल थोड़ा ज़्यादा होता है, किस साल कभी कम होता है। तो बेसिकली वो अगस्त के महीने में देखने को मिलता है, ब्रेक मानसून जिसे बोला जाता है। तो वो बेसिकली 20 से 60 डेज तक रहता है, जो कि ब्रेक मानसून बोला जाता है उसे। तो यही है उसका एक्टिव एंड ब्रेक मानसून का जो मतलब कॉन्सेप्ट यही है। जो मानसून जो होता है जून से सितंबर तक चलता है, और अगस्त लास्ट या सितंबर में ही थोड़ा बहुत जो मानसूनल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, मानसून में ब्रेक देखने को मिलता है, बारिश नहीं होता है, उसे बोला जाता है ब्रेक मानसून। ये क्यों होता है? प्रेशर डिफरेंस के वीक हो जाने की वजह से होता है। ठीक है। Then क्या है? Which one of the following is used as a boundary forcing in long range prediction by the global atmospheric numerical weather prediction model? ये जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल होता है, ये क्या करता है कि वेदर फोरकास्ट करता है। ठीक है। मतलब अपकमिंग क्या वेदर होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करता है। ठीक है। तो वो जो प्रेडिक्शन करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है। जो ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर ही मतलब हमारा पूरा अर्थ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होने वाला है उसे डिफाइन करता है। ठीक है। क्योंकि जो ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर होता है एंड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल होता है, उन उन दोनों के मतलब अम, वही दोनों क्या क्रुशियल रोल प्ले करते हैं हमारा एक एक्यूरेसी वेदर फोरकास्ट देने के लिए। ठीक है। क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम affecting मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, हीट कंटेंट, एटमॉस्फेयर एंड सर्कुलेशन। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ का 70% भाग ओशन में घिरा हुआ है। तो वही सी सरफेस का क्या टेम्परेचर रहता है वो ही इफेक्ट करता है कि टोटल मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चेंजेस हो रहा है, या मतलब क्या वेदर आने वाला है। वही सब उसको वहां से डिफाइन करता है कि वही से हम मतलब ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर से हमें पता चल रहा है कि ये एलिनो या लानिना चल रहा है, कि कौन सा मतलब वेदर आने वाला है, कैसा हार्श वेदर या प्लीजेंट वेदर रहने वाला है। ये सब हम
ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर से पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसमें क्या दिया है, बॉल्क रॉक इनिशियल आइसोटोपिक रेशियो ऑफ स्ट्रोंशियम 87 to 86 in an igneous rock sample is higher than the bulk silicate earth, and niobium 143 to 144 ratio is higher than the quadratic uniform reservoir, जिसे हम चूर भी बोलते हैं। इट implies that the sample may have formed from this। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो रूबिडियम का डीके होता है, ठीक है, रूबिडियम डीके होके स्ट्रोंशियम देता है, एंड समारियम डीके होके क्या देता है, नोबिडियम देता है। ठीक है, तो इन दोनों में से ये जो रूबिडियम होता है, ये क्या होता है कि इस ये थोड़ा मतलब उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इनकम्पेटेबल इन मेंटल, ठीक है, इनकम्पेटिबल इन मेंटल होता है, एंड ये स्ट्रोंशियम क्या होता है, इनकम्पेटेबल इन क्रॉस्ड, मतलब ये मेंटल में कंफर्टेबल है स्ट्रोंशियम। ठीक है, ठीक है, सामारियम के केस में उल्टा हो जाता है। जो सामारियम होता है वो कंफर्टेबल इन मेंटल होता है, एंड नोबिडियम जो होता है वो कंफर्टेबल इन क्रस्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, जब बॉल्क इनिशियल रॉ कंपोजिशन जो स्ट्रोंशियम का कंपोजिशन है वो बल्क सिलिकेट अर्थ से ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रोंशियम ज्यादा है, स्ट्रोंशियम ज्यादा है मतलब क्या है, वो जो सोर्स मतलब जो भी मतलब सोर्स मतलब जिस सोर्स से वो स्ट्रोंशियम निकला है वहां पे इनकम्पेटेबल एलिमेंट मतलब वो इनकम्पेटेबल सोर्स होगा, इनकम्पेटेबल एलिमेंट रीच होगा वहां पे, वो उसी सोर्स से मतलब रूबिडियम भी एक इनकम्पेटेबल है मेंटल के लिए, तो वहीं से वो जो मैग्मा जनरेट होके सॉलिडिफाई हुआ है, इसलिए हमें क्या मिलता है, स्ट्रोंशियम ज्यादा मिलता है, क्योंकि रूबिडियम क्या करता है, रूबिडियम डीके होकर स्ट्रोंशियम देता है ना, तो रूबिडियम अगर ज्यादा होगा तो टाइम के हिसाब से वो डीके होकर स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्ट्रोंशियम हमें ज्यादा मिलेगा वहां पे। तो यहाँ पे उल्टा होता है, नोबिडियम रेशियो इज हायर, नोबिडियम मतलब ये हायर है, मतलब जो सामारियम ये ज्यादा होगा, सामारियम कंफर्टेबल है, सामारियम के मंटल में कंफर्टेबल है, रूबिडियम मंटल में इनकम्फर्टेबल है। तो ये यहाँ से आपको ये पता चल सकता है कि ये जो सोर्स है मतलब जिस रॉक में हमें ये सब कंडीशन मिल रहा है कि स्ट्रोंशियम बॉल्क अर्थ कंपोजिशन से बल्क रॉक अर्थ से ज्यादा मिल रहा है, एंड नोबिडियम जो होता है वो चूर जो एक स्टैंडर्ड होता है। हाँ, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये बॉल्क सिलिकेट अर्थ एंड दो कंडेटिक यूनिफॉर्म रिजर्व चूर बोला जाता है, ये दोनों स्टैंडर्ड होता है, मतलब स्टैंडर्ड कितना रहना चाहिए उससे ज्यादा है या कम है, इन दोनों केस में ज्यादा है। तो हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ से कि ये जो मतलब जो मैग्मा जनरेट हुआ है वो एक मिक्स्ड सोर्स से जनरेट हुआ है, जहाँ पे बहुत इनकम्पेटेबल एलिमेंट एंड डिप्लीटेड मटेरियल होता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, that the sample may have formed from the mixed source of incompatible element rich and depleted material। ठीक है, तो क्योंकि रूबिडियम जो एंड समरियम, रूबिडियम एंड स्ट्रोंशियम का जो ग्राफ है, समरियम नोबिडियम का जो ग्राफ है वो उल्टा है, मतलब एक मेंटल में इनकम्पेटेबल है, एक क्रस्ट में इनकम्पेटेबल है। तो जो भी ग्राफ आएगा हमें स्ट्रोंशियम एंड रूबिडियम को लेके, डीके को लेके जो भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो रूबिडियम स्ट्रोंशियम मेंटल में जैसा ग्राफ देगा, समरियम नोबिडियम मेंटल में उल्टा देगा, और क्रस्ट में ही वैसा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फॉर क्लाउड विथ फिक्स्ड वाटर लिक्विड वाटर पाथ क्लाउड ऑप्टिकल डेप्थ इज डेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्लाउड ड्रॉपलेट इफेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि जो ऑप्टिकल डेप्थ है क्या, ठीक है, ऑप्टिकल डेप्थ मतलब जो हाउ मच ए क्लाउड रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मतलब एक जो क्लाउड होता है वो लाइट को कितना रिड्यूस कर सकता है, आपने आर पार होने नहीं दे सकता है, वही उतने अगर मतलब वो क्लाउड ट्रांसपेरेंट है तो उसका ऑप्टिकल डेप्थ कम माना जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बताया गया है, वाटर कंटेंट फिक्स है, लिक्विड जो पाथ है फिक्स्ड लिक्विड है एक क्लाउड में, एंड द वाटर पाथ, द क्लाउड इज फिक्स्ड लिक्विड वाटर पाथ, क्लाउड ऑप्टिकल डेप्थ, मतलब एक क्लाउड में वाटर पाथ, वाटर जो कंटेंट है वो फिक्स है, ठीक है। तो क्या वेरी कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेरी कर रहा है कि जो इफेक्टिव रेडियस ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो, एक सर्टेन अमाउंट में वाटर कंटेंट है एक क्लाउड में, क्लाउड ए में, ये क्लाउड ए में, ये क्लाउड बी है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे जितना वाटर है यहाँ पे भी उतना वाटर है। लेट सपोज 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। लेट सपोज 100 ग्राम ऑफ वाटर है। तो ये जो वाटर कंटेंट है, ये मतलब जो ये जो वाटर कंटेंट का क्लाउड ड्रॉपलेट का रेडियस है कितना, लेट सपोज बड़ा है थोड़ा, है ना, थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे छोटा है, ठीक है। वाटर कंटेंट उतना ही है, उसी वाटर कंटेंट को यूज करके जो क्लाउड ड्रॉपलेट बनता है, यहाँ पे बड़ा ड्रॉपलेट है, यहाँ पे छोटा ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो लाइट किस में ज्यादा पास होगा, ऑब्वियसली जहां पे बड़ा ड्रॉपलेट है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसे बिहेव करेगा, ज्यादा लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, यहाँ पे कम लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट सेम होने के बावजूद ये जो क्लाउड हो गया इसका ऑप्टिकल डेप्थ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्लाउड ड्रॉपलेट इफेक्टिव रेडियस, मतलब जितना कम होगा क्लाउड ड्रॉपलेट का रेडियस उतना ही ज्यादा ऑप्टिकल डेप्थ होगा। ऑप्टिकल डेप्थ क्या है, हाउ मच ए क्लाउड रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। Which one of the following statement is true for Kathmandu 2015 गोरखा अर्थक्वेक, ठीक है। ये डाटाबेस क्वेश्चन है। काठमांडू में जो अर्थक्वेक 2015 को आया था वो किसके वजह से आया था, मेन हिमालयन थ्रस्ट के वजह से। आपको हिमालयन थ्रस्ट के बारे में पता होगा कि जो मेन हिमालयन थ्रस्ट उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी बोला जाता है, देन मेन बाउंड्री थ्रस्ट, देन मेन फ्रंटल थ्रस्ट। किस किस बेस में ये मतलब जो थ्रस्ट है एक टाइप का रिवर्स फॉल्ट है, जहाँ पे मतलब स्ट्रेस एक्यूमुलेट होकर रहते हैं और उसके वजह से कभी कभी अर्थक्वेक भी जनरेट होता है। तो जो नेपाल में जो काठमांडू में आया था अर्थक्वेक 2015 को, वो मेन हिमालयन थ्रस्ट की वजह से आया था। जो मतलब जो एनर्जी रिलीज हुआ था मेन हिमालयन थ्रस्ट से ही रिलीज हुआ था, ठीक है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि जो मेन हिमालयन थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, ये किस किस बीच के बीच में बाउंड्री है। मतलब जैसे मेन हिमालयन थ्रस्ट, इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी बोला जाता है, वो डिवाइड करता है सेंट्रल क्रिस्टलाइन एंड हायर हिमालय को। जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है हायर हिमालयन एंड लेसर हिमालय को, लेसर हिमालय को शिवालिक बोला जाता है। देन मेन फ्रंटल थ्रस्ट डिवाइड करता है लेसर हिमालय एंड जो इंडो गैंगेटिक प्लेन होता है उसके बीच में जो डिवीजन होता है उसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट बोला जाता है। वो सबसे नीचे होता है और सबसे यंगेस्ट वाला होता है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा कि हिमालयन जियोलॉजी में इसके बारे में एक अगर मतलब आपको चाहिए तो हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। देन क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए पैरा अनकन्फर्मिटी डज नॉट इन्वॉल्व इरोजन। ये सही है, क्योंकि जो पैरा अनकन्फर्मिटी का क्या डेफिनेशन है, जो मतलब लोअर लेयर एंड अपर लेयर पैरेलल होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई मतलब इरोजनल फीचर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि डिपोजिशनल गैप तो देखने को मिलता है पर इरोजनल कोई मतलब इंडिकेशन नहीं मिलता है कि यहाँ पे इरोजन हुआ है नहीं। इसलिए तो ये दोनों पैरेलल है, नीचे वाला सरफेस एंड ऊपर वाला सरफेस जो भी मतलब सीक्वेंस है वो दोनों पैरेलल है। सो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। बी में क्या दिया, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिफॉर्म स्टेटा, ये गलत हो गया। डिफॉर्म स्टेटा के लिए लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड वन क्या है, वाल्टर्स लॉ इज एप्लीकेबल अलोंग द ट्रंकेटेड कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्टेटा, ये भी गलत है। देन फोर्थ वन क्या है, एंगुलर अनकन्फर्मिटी इन्वॉल्व्स लॉन्ग गैप इन सेडिमेंटेशन, ये सही है। जो एंगुलर अनकन्फर्मिटी वो रिप्रेजेंट करता है कि जो सेडिमेंटेशन हुआ है, जो लोअर लेवल और अपर लेवल में जो सेडिमेंटेशन हुआ है उन दोनों के बीच में सेडिमेंट
गैप बहुत ज्यादा है, लॉन्ग गैप है, क्योंकि जो मतलब एंगुलर अनकंफर्मिटी क्या है, वो एक एंगल करके रहता है। वो एंगल कैसे होगा, एक टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ होगा, मतलब एक जगह पे एक डिपोजिशन के बाद कई साल बीत गए, कई मिलियन साल बीत गए, फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी चला, उसके बाद जब वो जो रीजन स्टेबल हुआ, उसके बाद एक और बार मतलब डिपॉजिट होना शुरू हो गया सेडिमेंट। इसलिए ये जो एंगुलर अनकंफर्मिटी है, ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग गैप इन सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी जो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, ठीक है। देन क्या दिया है, इफ ए मिंडर रिकर्व्स, स्टेटमेंट वन दिया है, इफ ए मिंडर रिकर्व्स अंटिल इट इंटरसेक्ट एन अपस्ट्रीम पोर्शन ऑफ ए रिवर चैनल ए ने कट ऑफ occur। स्टेटमेंट बी में क्या दिया है, द अब्रूट शॉर्टनिंग ऑफ द रिवर चैनल लेंथ लोकली इंक्रीजेस द चैनल ग्रेडियंट एंड वेलोसिटी। सो बेसिकली ये क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आपको मिंडरिंग पता है, मिंडरिंग रिवर क्या होता है। जैसे ये एक मिंडरिंग रिवर है, ठीक है, ये एक मिंडरिंग रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉरी, ये थोड़ा ऐसे करते कहते हैं, ठीक है, मतलब सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो जहाँ पे मतलब जो वाटर का फ्लो होता है रिवर में, वो किस डायरेक्शन में, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में होता है। ये डाउनस्ट्रीम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम हो गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इफ ए मिंडर recurves until it intersect an upstream portion ए रिवर चैनल द नेक कट ऑफ occur, ठीक है। मतलब यहाँ पे नेक कट ऑफ का मतलब क्या है, लेट सपोज यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी जाता है, ठीक है, यहाँ पे इरोजन होगा, यहाँ पे इरोड करेगा, ये जो वेलोसिटी, ये जो पोर्शन है ये ऑफस्ट्रीम का पोर्शन है, क्योंकि पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब पानी जहाँ जाएगा वही डाउनस्ट्रीम है, तो उसी हिसाब से ये अपस्ट्रीम रीजन हो गया। तो ये जो पानी का वेलोसिटी जब ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो इरड करके इसको मतलब यहाँ तक ये जो चैनल कर्व हुआ था उसे स्ट्रेट कर देगा, ठीक है। ये स्ट्रेट चैनल हो जाएगा, यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो कट ऑफ होकर रहेगा, ये एक लेक होकर रह जाएगा, इसे बोला जाता है नेक कट ऑफ, ठीक है। एंड ये जो लेक क्रिएट होके सेपरेट हो गया, उसे बोला जाता है ऑक्सबो लेक, क्योंकि ये जो हॉर्स के जो मतलब पैर के शेप में होता है, इसलिए उसे ऑक्सबो लेक बोला जाता है। देन स्टेटमेंट बी कहता है द अब्रूट शॉर्टनिंग ऑफ द रिवर चैनल लेंथ लोकली इंक्रीजेस द चैनल ग्रेडियंट एंड वेलोसिटी। तो ये जो चैनल का शॉर्टनिंग हुआ, ये जो इतना लंबा रास्ता अभी वो मतलब नहीं जाएगा, ये जो शॉर्ट जो पाथ है वो कवर करेगा। वो क्या होगा, जो चैनल का लेंथ कमा देगा और उसका जो वेलोसिटी एंड ग्रेडियंट वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो रीजन है वो ये भी सही है इसके लिए। ये इसको मतलब स्टेटमेंट बी जो है स्टेटमेंट ए को डिफाइन करता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर बी, ठीक है। देन ये सिंपल मतलब जो मतलब आपने इग्नियस टेक्सचर में पढ़ा होगा कि क्या क्या कंडीशन रहता है। पोर्फिटिक जो टेक्सचर है वो टू स्टेज ऑफ कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। डेंड्रिटिक टेक्सचर किसको रिप्रेजेंट करता है, रैपिड कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ऑसिलेटरी जोनिंग मैग्मा मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिक टेक्सचर साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन जो हमें यूटेक्टिक पॉइंट में देखने को मिलता है। ये बेसिक सा टेक्सचर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इग्नियस टेक्सचर में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बाकी आपको ये सब मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कैसे एंटीपर्थाइड क्रिएट होता है एक्सोल्यूशन के वजह से, कैसे ऑसिलेटरी जोनिंग क्रिएट होता है मैग्मा मिक्सिंग की वजह से, डेंड्रिटिक टेक्सचर क्रिएट होता है हमारा रैपिड कूलिंग की वजह से, पोर्फिरिटिक टेक्सचर बनता है टू स्टेज ऑफ कूलिंग की वजह से, एक बड़ा ग्रेन और एक छोटा ग्रेन का हमें साइज का मिलता है ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज वेरिएशन कूलिंग के वजह से, एक टू स्टेज कूलिंग के वजह से मिलता है। यही सब उसका मैकेनिज्म है। बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो अगर हम ये एक एक करके एक्सप्लेन करने जाए। अगर आपको ये पता नहीं है तो
कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेंशन कर दीजिए, हम एक सेपरेट वीडियो इग्नेस टेक्सचर में ही बना देंगे, ठीक है। देन क्या दिया है, which one how would the oxygen profile in modern tropical ocean looks like if life were removed, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर ओशन में से लाइफ को रिमूव कर दिया जाए, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म से उन्हें रिमूव कर दिया जाए, तो ऑक्सीजन का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ठीक है। डेप्थ के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का जो पैरामीटर है, ऑक्सीजन का जो ग्राफ वो कैसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर लाइफ को रिमूव कर दिया जाएगा तो जो एक ऑक्सीजन मिनिमम जोन आता है वो नहीं आएगा। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन मिनिमम होता है, ज्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म वहां पे होते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, वो तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें कैसा मिलेगा, तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे सी होगा आंसर। वैसा जैसे देख रहे हो कोई, डेप्थ के हिसाब से हमें ऑक्सीजन बढ़ता हुआ नजर में आएगा। जितना हम डेप्थ में जाएंगे ऑक्सीजन बढ़ेगा। ये क्यों होगा, क्योंकि सरफेस में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट पड़ता है, ये जो पानी गर्म होता है, जो पानी गर्म होता है उसका मतलब जो डेंसिटी घटता है, तो यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजन मतलब कहीं ना कहीं निकल जाता है, ठीक है। मतलब इतना स्टेबल होके नहीं रह पाता है, वो एटमोसफियर में निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल पानी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें कम मिलेगा। पर जितना हम डेप्थ में जाएंगे, धीरे धीरे जो पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर की वजह से जो सोल्यूबिलिटी होगा ऑक्सीजन का वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो इसलिए विथ इंक्रीजिंग डेप्थ द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विथ डेप्थ, ठीक है। तो ये एक बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग आपको रखना होगा कि अगर लाइफ होता तो मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता तो वो हमें वेरी देखने को मिल सकता है। जहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, वो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, वहां पे एक नेगेटिव स्पाइक देखने को मिलेगा हमारा ऑक्सीजन लेवल का। और जहाँ पे कम होगा वहां पे थोड़ा पॉजिटिव स्पाइक देखने को मिलेगा। पर ये बोल रहा है कि लाइफ ही नहीं है, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां पे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा। ऑब्वियसली कि जितना डेप्थ में जाएंगे उतना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, उतना सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन हमें सोल्यूबल होता हुआ मिलेंगे, ठीक है। देन क्या दे है, which one of the following system shows the shortest food chain in the ocean। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ कि अपोलिंग रीजन में हमें सबसे शॉर्टेस्ट फूड चेन मिलेगा। ये क्यों होगा, देखो पहले तो आप ये समझो कि ओपोलिंग रीजन है क्या। ओपोलिंग रीजन ये होता है कि जहाँ पे मतलब जो नीचे वाले वाटर का ऊपर अपवेल होता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला वाटर न्यूट्रिएंट रिच होता है, हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड्स ए पोटेंशियल फूड सोर्स फॉर द हायर ट्रॉपिक लेवल। मतलब जो नीचे से न्यूट्रिएंट ऊपर आता है वो क्या करता है कि एक पोटेंशियल फूड सोर्स प्रोवाइड करता है हायर ट्रॉपिक लेवल को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द एबंडेंस ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, मतलब फाइटोप्लैंक्टन का जो एबंडेंस यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा ओपोलिंग रीजन में। ओपोलिंग रीजन में क्या होता है, नीचे न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है, इसके वजह से ऊपर जो मतलब फाइटोप्लैंक्टन है उन्हें न्यूट्रिएंट मिलता है। और सनलाइट तो उन्हें मिल रहा है पहले से, क्योंकि वो सरफेसियल ओशन में सनलाइट ज्यादा मिलता है और न्यूट्रिएंट भी मिल गया है, तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ रिपीट हो जाता है, ड्रास्टिक ग्रोथ हो जाता है फाइटोप्लैंक्टन का, ठीक है। So due to abundance of phytoplankton, many marine organisms including small fishes, zooplankton and large predators without relying on the intermediate steps in the food chain। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल होता है, वो स्मॉल फिशेस हो गया, जू प्लैंकटन हो गया, जो कि मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड हो जाएंगे। क्योंकि हमें ज्यादा अमाउंट में फाइटोप्लैंक्टन मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट स्पीसीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, एक मतलब डायरेक्ट फूड चेन हमें देखने को मिलेगा, शॉर्टेस्ट फूड चेन। क्योंकि द हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द अपवेलिंग रीजन कैन सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करेगा एंड रिड्यूसेस कंडीशन फॉर रिसोर्सेस एंड अलाउइंग फॉर द शॉर्टर फूड चेन। मतलब फूड चेन को शॉर्ट कर मतलब कम कर देगा। जो फूड चेन का मतलब क्या होगा, जो एनर्जी लेवल का ट्रांसफर होगा लेवल बाय लेवल होता रहेगा, मतलब स्पीसीज बाय स्पीसीज होता रहेगा, उसे वो कम कर देगा, ठीक है।
तो इसलिए अपवेलिंग रीजन में हमें क्या मिलता है, शॉर्टेस्ट फूड चेन मिलता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम में हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलता है एंड फूड चेन सबसे कम मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया है, volcanogenic massive sulfide VMS deposits generally form because of mixing of magmatic hydrothermal fluid, जिसमें कि डेल सल्फर 34 का जो अमाउंट दिया है 0 पार्ट्स पर 1000 एंड सी वाटर कितना दिया है, सल्फर 34 सी वाटर में सल्फर 34 डेल सल्फर 34 का plus 20 parts per thousand. If a VMS deposit record sulfur 30 पर कितना 12 parts per thousand, then what would have been the contribution of magmatic fluid, मतलब जो एक VMS डिपॉजिट कैसे मिलता है, जो मैग्नेटिक फ्लूइड एंड सी वाटर के इंटरेक्शन के वजह से। तो कुछ मतलब पोर्शन मैग्नेटिक फ्लूइड का और कुछ पोर्शन सी वाटर मिलके हमें VMS डिपॉजिट देते हैं। तो वो जो मतलब मैग्नेटिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड में सल्फर का कंटेंट 0 पार्ट्स पर 1000 है एंड सी वाटर में सल्फर है प्लस 20 पार्ट्स पर 1000। यहाँ से कुछ पोर्शन आया है, यहाँ से कुछ पोर्शन आया है, और हमें जो फाइनल मिलता है VMS डिपॉजिट में सल्फर का जो पोर्शन मतलब कंसंट्रेशन मिलता है वो कितना मिलता है, +12 पार्ट्स पर 1000। यहाँ पे तो सल्फर 0 है, तो जो भी सल्फर आया है वो सी वाटर से आया है, तो सी वाटर का कितना पोर्शन इंक्लूड हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि ये जो 12 है 20 का कितना परसेंट है। सिंपल मैथमेटिक्स हमें लगाना है, 12/20 × 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे 60%, मतलब 60% सी वाटर मतलब यूज किया गया है VMS डिपॉजिट के लिए। अगर 60% सी वाटर है तो बाकी जो 40% वो क्या होगा, मैग्नेटिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, क्योंकि ये दोनों मिलके ही VMS डिपॉजिट देते हैं ना। तो अगर 60% कंट्रीब्यूशन सी वाटर दे रहा है तो 40% कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड देगा। तो मैग्नेटिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड यहाँ पे कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा लॉजिक के ऊपर ध्यान देना है और सिंपल कैलकुलेशन करना है, बस इतना है। देन क्या दे है एसेसन ए में क्या दे है, चैनल आर द लीनियर बीच रीज सेपरेटेड बाय लो लाइंग स्वम्प्स डेवलप्ड पैरेलल टू द कोस्ट। रीजन क्या है, सिक्वेंशियल ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन ऑफ द कोस्टल एरिया लीड टू द चेंज इन द लिटरल डिप्थ एंड द इन्फ्लुएंसेस द चैनल डेवलपमेंट। चैनल पहला तो स्टेटमेंट सही है कि चैनल लीनियर बीच रीज सेपरेट होता है। जो चैनल एक टाइप ऑफ डिपोजिशनल फीचर है जहाँ जो कि मतलब बीच में देखने को मिलता है, सेपरेट बाय लो लाइंग स्वम्प एंड डेवलप पैरेलल टू द कोस्ट, कोस्ट के पैरेलल डेवलप होता है। एंड ये फॉर्म होता है किसके लिए, जो हाई टाइड के वजह से, हाई टाइड एंड लो टाइड के वजह से उन दोनों को बीच में जो वेरिएशन होता है उसके वजह से फ्लो होता है। पर रीजन में क्या दिया है, रीजन यहाँ पे गलत हो जाएगा, रीजन यहाँ पे दिया है ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन के लिए ही ये इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो रीजन गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या देखते हैं, which one of the following is the most precise indicator of cold simply vitrinate reflectance is the most precise indicator of the cold, ठीक है। आपको कलर ऑफ स्पोर्स नहीं, कलर ऑफ स्पोर नहीं देखना है। कलर ऑफ स्पोर्स क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। विट्रिनेट रिफ्लेक्टेंस रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ग्रेड एंड रैंक में डिफरेंस है, ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। If the surface air temperature increases towards the north in northern hemisphere, that thermal wind will be dash easterly, northerly, westerly, southerly, ठीक है। पहले तो आपको ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत आपको, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। वेस्टर्ली मतलब वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से आ रहा है, जहां से आ रहा है उसी के लिए RLY लगाया जाता है, ठीक है। नॉर्दर्ली मतलब नॉर्थ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो नॉर्थ में ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट सपोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे कम टेम्परेचर, तो विंड फ्लो का ऐसा होगा, उसे कोरिलेट्स फॉर डिफ्लेक्ट करेगा राइट के साइड में। तो हमें यहाँ पे कैसे दिखने को मिलेगा कि सॉरी क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर, इफ द सरफेस एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ in the northern hemisphere, the direction of the thermal wind
टेम्परेचर इफ द सरफेस एयर टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जो थर्मल विंड क्या होता है पहले तो आपको ये समझना होगा। एक होता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से विंड फ्लो होता है, यहाँ पे अगर लेट सपोज हाई प्रेशर है तो थोड़ा ऊपर लो प्रेशर होगा, मतलब ये अल्टीट्यूड का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लो प्रेशर है तो ऊपर हो जाएगा हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। तो विंड फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एंड ऊपर उल्टा फ्लो करेगा, सिंपल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जो ये ऊपर वाला रीजन जो विंड फ्लो हो रहा है यही हो जाएगा उसका थर्मल विंड। तो यहाँ पे जैसे हम हमें देखते हैं कि जो यही लेते हैं, ठीक है, यही लेते हैं कंसिडरेशन में। ये बोल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, जितना नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो वो क्या करेगा, जो थर्मल विंड होता है वो राइट साइड को डिफ्लेक्ट होगा। अगर राइट साइड को डिफ्लेक्ट होगा थर्मल विंड, तो वो जो अपर सरफेस में थर्मल विंड का जो मतलब जो फ्लोइंग डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ईस्ट से वेस्ट तक। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ईस्टर्ली, मतलब ईस्ट से मतलब आ रहा है ऐसा हमें देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर इसलिए ईस्टर्ली हो जाएगा, ठीक है। देन कहते हैं हाउ इज वर्टिकल वेलोसिटी कंप्यूटेड इन द हाइड्रोस्टैटिक मॉडल। बेसिकली जो वर्टिकल वेलोसिटी हम हाइड्रोस्टैटिक मॉडल में कंप्यूट करते हैं उसे यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन एक फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कि वो बेसिकली क्या करता है कि जो वर्टिकली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखने को मिलता है उसे ही मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देन क्या है, if the water from the oxygen minimum zone is brought to the surface ocean then the rate of community respiration will be enhanced drastically। ये थोड़ा आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन मिनिमम जोन से हम अगर मतलब जो वाटर सरफेस के ऊपर ले आएंगे तो ऑक्सीजन मिनिमम जोन में क्या है, ऑक्सीजन का डिफिशियंट है। तो वहाँ पे जो मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, डिफिशियंट ऑक्सीजन में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए ट्राई करते रहेंगे। वो जो उनका रेस्पिरेटरी जो मतलब उनका रेस्पिरेशन वो मतलब थोड़ा कम होता रहेगा, पर वो जो एक्सपोज हो जाएंगे हाईली ऑक्सीजन रिच रीजियन में, तो वो जो कम्युनिटी उस ऑक्सीजन मिनिमम जोन में था वो जब मतलब ऑक्सीजन रिच जोन में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उनका जो रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, एनहेंस ड्रास्टिकली उनका रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। अचानक एक स्पाइक दिखाएगा वो मतलब रेस्पिरेशन बढ़ने का इंडिकेट करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन दिया है, थोड़ा आपको ये टेबल याद रखना होगा। क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फ्रॉम मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद कॉपर इन एसिडिक हाइड्रोथर्मल फ्लूइड। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मतलब कुछ मेटल्स होता है जो जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड में आप पढ़ेंगे। हाइड्रोथर्मल फ्लूइड में क्या होता है कि जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड होता है वो मैग्मा में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, थ्रो द लिगेंड्स। मतलब कपर लेड जिंक ये जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है Cl माइनस के द्वारा, क्योंकि Cl माइनस में ये लोग इनकॉर्पोरेट होके वहां से निकल जाता है, मतलब जो मैग्मा से निकल के डिपोजिशन साइड तक जाते हैं। मतलब हर एक मतलब मेटल के लिए कोई स्पेसिफिक लिगेंड होते हैं जिसके साथ वो इनकॉर्पोरेट होके वहां से निकल जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कपर जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के वहां से निकल जाता है। ये थोड़ा चार्ट आपको याद रखना है कि ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड जो मतलब गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए जो लिगेंड यूज होता है HS माइनस एंड Cl माइनस, Sn के लिए F माइनस, टंगस्टन के लिए H प्लस, ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। देन क्या है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट passes over an any given latitude at same time during each pass with tilt 98 डिग्री। ये थोड़ा आपको देखना होगा कि जो मतलब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कैसा मतलब मूव करता है। पहले तो सिंक्रोनस मतलब जो सिंक्रोनाइज होता है वो सन के मोमेंट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। जैसे कि लेट सपोज एक मतलब ये ऐसा समझो कि एक लॉन्गिट्यूड के एलोंग ये मूव करता है, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्गिट्यूड के एलोंग मूव करता है और सन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है।
तो एक लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, एक मतलब सिमिलर सा टाइम जोन होता है, एक टाइम में ये सिमिलर जो वो जो मतलब लॉन्गिट्यूड को पास करता है, वी सेम एट सेम लोकल टाइम ड्यूरिंग ईच पास विथ टिल्ट 98 डिग्री, ठीक है। देन ये database क्वेश्चन है, which one of the following remote sensing sensor includes a blue band list, LISS2 is including blue band। आपको थोड़ा याद रखना है कि लिस्ट 2 में कौन सा सेंसर लगा हुआ है, लिस्ट 3 में जैसे टोटल 5 सेंसर है इंक्लूडिंग 3 फॉल्स कलर कंपोजिट एंड अदर 2 सेंसर। तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है कि जितने भी सैटेलाइट हम कम से कम इंडिया से जितना भी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा गया है वहाँ पे क्या क्या सेंसर मतलब इंक्लूड किया गया है, वो थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो मतलब ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है हिमालयन रीजन के लिए। जो हिमालय से सबसे नज़दीकी वाला जो सेडिमेंट है यहाँ पे ए में, ये फ्रेश सेडिमेंट है, ठीक है, इसे बोला जाता है भाबर। देन थोड़ा और ट्रांसपोर्टेशन होगा, थोड़ा और डिसइंटीग्रेशन होगा, उसे बोला जाता है तेराई। देन थोड़ा और फाइन होगा, उसे बोला जाता है भांगर। देन पूरा फाइन होके जब मतलब बेसिन में डिपॉजिट होगा, उसे बोला जाता है खदर। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि भाबर, तेराई, भांगर, खदर। हिमालय से हम जितना दूर जाएंगे गंगा तक, वो जो मतलब सेडिमेंट्स का साइज घटता रहेगा, और उसका नामकरण ऐसा किया जाता है, जो नजदीकी वाला भाबर, देन तेराई, देन भांगर, देन खदर, ठीक है। देन कहते हैं turbidity deposit causing discontinuous sedimentary record are common in the eastern bay of Bengal। ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा टर्बिडिटी डिपॉजिट देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है, स्टेटमेंट बी में दिया है, क्योंकि द नेरो सेल्फ, लार्ज टेरिजिनियस इनफ्लक्स एंड स्टीप स्लोप फैसिलिटेट टर्बिडिटी फ्लो। यहाँ पे जो सेल्फ होता है नेरो सेल्फ होता है, एंड लार्ज टेरिजिनियस इनफ्लक्स, क्योंकि ज़्यादातर जो रिवर होता है वो ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में ही आके मिलते हैं, तो ज़्यादा टेरिजिनियस जो सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होता है। एंड स्टीप स्लोप, जो स्टीप स्लोप होता है वो फैसिलिटेट करता है कि इसको टर्बिडिटी फ्लो के लिए। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। देन कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोलर टाइड इज अबाउट हाफ ऑफ द लूनर टाइड, ये सही बात है। The tidal acceleration is inversely proportional to the cube of the distance between the earth and tide generating force। तो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम बोलते हैं कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एक होता है टाइड जनरेटिंग फोर्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है m1 m2 बाय आर क्यूब। वो जो पैरामीटर m1 m2 बाय आर क्यूब के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्यूब ऑफ द रेडियस, मतलब अर्थ से जितना पास होगा उतना ही ज्यादा उसका टाइडल इन्फ्लुएंस होगा। अर्थ से सबसे ज्यादा पास कौन है, मून है। हालांकि मून का जो मास है सन से कम है, पर जो सन का डिस्टेंस को हम अगर क्यू करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, अगर मून हम देखेंगे, मून हमारा सबसे नजदीकी है, इसलिए मून का जो मतलब टाइडल इन्फ्लुएंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए वो उसे कैलकुलेट करके देखा गया है कि जो मून का जो टाइडल इन्फ्लुएंस है वो डबल है सन के टाइडल इन्फ्लुएंस से, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी एक्सप्लेन स्टेटमेंट ए, ठीक है। देन ये डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अरेंज द फॉलोइंग। सबसे डेप्थ में हमें मिलता है पोर्फिरिटिक टंगस्टन डिपॉजिट, देन मिलता है पोर्फिर टाइप कॉपर डिपॉजिट, देन जितना ऊपर आता है सबसे ऊपर हमें बॉक्साइट डिपॉजिट मिलेगा। पता है कि लीचिंग के वजह से ये सरफेशियल फीचर है, सरफेशियल डिपॉजिट है। देन इंटरमीडिएट उसके नीचे आएगा हाई सल्फिडेशन गोल्ड डिपॉजिट, देन उसके नीचे आएगा पोर्फिरी टाइप कॉपर डिपॉजिट, देन उसके नीचे आएगा पोर्फिरी टाइप टंगस्टन डिपॉजिट। टंगस्टन का स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये कैलकुलेशन है, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्या एक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में।
अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, स्टे ट्यून एंड थैंक यू।